नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी दूसरी प्रश्नावली के बारे में, जिसमें अपनी चल रही थी विविध प्रश्नमाला। तो इसका अपन पहला भाग कर चुके थे, तो अगर आपने वो पहला भाग नहीं देखा है तो वो पूरा देख ले, ताकि आगे भी आपको समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे इसके दूसरे भाग के बारे में। तो देखो, अपने जो सवाल है, कुछ सवाल पीछे जो भाग में कर लिए थे, आज हम उसके आगे वाला सवाल करेंगे। तो देखो, अगला जो सवाल है 13वां सवाल वो दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो क्या लिखा हुआ है, इस बात पर आपको ध्यान देना है, धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है। ठीक है, घन करने का, वर्ग करने की बात नहीं की है, सिर्फ धनात्मक विषम पूर्णांक का है। 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, ये आपको बताना है। तो ऐसा सवाल जैसे तो अपने सबसे पहले 2.1 में सबसे पहले किया था, लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या मानना है, माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कोई मान लिया a। ठीक है, यहां b बराबर, देखो वर्ग और घन करने का जब नहीं कहता है तो अपनी जो संख्या ये दी हुई है इसके आगे q के साथ में, यही अपना b होता है। तो b बराबर 4 तथा r बराबर, यानी शेषफल किसी संख्या में 4 का भाग देते हैं तो आपको पता है शेषफल क्या आ सकता है, 0 1 2 3, ये आपके आ सकता है ये शेषफल। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन का तो उसका यूज करते हैं। तो संख्या क्या होगी, धनात्मक संख्या, तो a बराबर होगा, a बराबर, देखो क्या लिखना है आपको, एक तो लिखना है 4q, तो है ही है 4q+4 के साथ q धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है वो लगाना है, और साथ में पहला शेषफल 0। दूसरी संख्या लगाएंगे या करके 4q प्लस अगला शेषफल 1, ये तो 4q रहेगा, अगली बार 1 जोड़ देंगे। अगली बार बताओ कितना जोड़ेंगे, 4q+2 और 4q+3, ये अपने पास सारी संख्या है। तो लिखेंगे लेकिन 4q+0 तथा या 4q+2 सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। यानी सम है मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो शेष पूर्णांक कौन से हैं, 4q+1 या 4q+3 विषम धनात्मक पूर्णांक है। देखो सबसे पहले दोबारा से देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या मान लेना है, सभी ऐसे सवाल में आता है, तो सबसे पहले तो ये लाइन ऐसे कैसे रहेगी, माना धनात्मक पूर्णांक कोई मान लिया a। ठीक है, अब यहाँ b बराबर क्या है, अगर वर्ग और घन करना होता तो उस हिसाब से करते, लेकिन यहाँ नहीं कहा है, वर्ग करने का भी नहीं कहा है, घन करने का भी, तो जो संख्या है वही माननी है। फिर r बराबर 0 से लेके और इस जो संख्या होती है उससे 1 कम तक, यानी ये 4 है तो यहाँ 3 तक। फिर आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है और यहाँ पर संख्याएं बढ़ानी है। ये जो सारे के सारे जोड़ देने हैं, पहला शेषफल 0 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, 2 और 3। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है जब भी आप किसी संख्या को सम संख्या से गुणा करें, देखो यहाँ q है, इसको सम संख्या से, 4 क्या होता है सम, और उसके अंदर 0 2 4 6 8 जोड़ते हैं, कोई भी सम संख्या जोड़ते हैं तो वो सम संख्या ही रहती है। यहाँ पर देखो q को 4 से गुणा किया, सम संख्या से गुणा किया, फिर इसमें क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 भी क्या है, सम है, तो ये दोनों पूर्णांक क्या है, सम है। अब देखो ये एक बार 0, एक बार 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, अब संख्या कैसे बनी समझ लो, ये दिया हुआ है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे दिखा हुआ है 40+0, 40+1, 40+2, 40+3, तो ये देखो बड़ा 40, ये 41, ये 42 और ये 43। आपने कह दिया ये और ये तो सम है, वो तो दिख ही रहा है, तो बची हुई अपने आप क्या रहती है, विषम संख्या। तो ये था आपका 13वां सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं।
का गुणनफल 2 से भाज्य है, यानी 2 कर्मागत। तो पहले तो देखो कर्मागत का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे पहली संख्या ली 17 तो दूसरी आएगी 18, ये कर्मागत संख्या है। मान लो पहली ले 21 तो दूसरी आएगी 22, ये से अगली क्रम से, यानी ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो संख्याएं हैं, अगर इनकी गुणा करें तो वो संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो 100% जाएगा। कैसे? एक सम और एक विषम की गुणा कराते हैं तो हमेशा और हमेशा सम संख्या आती है। क्या आती है? सम संख्या आती है, और सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखो यहां पर फटाफट कर लेते हैं सवाल को, सिंपल सा सवाल है। तो लिखा माना पहली संख्या या पहला पूर्णांक, पहला मान लिया n, तथा दूसरी संख्या या दूसरा पूर्णांक अपन कह सकते हैं। देखो क्या करना है, अब n मानना है तो इसको n+1 लेना पड़ेगा, ठीक है। उसमें एक जोड़ दो, देखो यहाँ 17 में एक जोड़ा तो 18 हुआ, यहाँ 20 में एक जोड़ा तो 21 हुआ, तो n में एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या, ठीक है। देखो दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, तो देखो गुणनफल क्या होगा, n+1। अब देखो करते हैं अपन, मान रख के देखते हैं इसके अंदर n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रख के देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1+1। इसको हल करेंगे तो अंदर हो गया 1 × 2 यानी 2। अगर 2 है तो ये क्या है, ये 2 से भाज्य है, ठीक है। अब बात करते हैं n बराबर 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2+1, तो ये हो जाएगा 2 × 3, ये तो हो गया 2 और इसको जोड़ा तो 3, इसको गुणा किया तो 6, तो ये भी क्या है, 2 से भाज्य है। इसी तरह आपकी 3 रख के देख लो, 3 में भी क्या होगा, 3+1, ये 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, यानी 3 × 4, तो ये आ गया 12, ये भी क्या है, 12 है। तो लिखेंगे इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या रख दो, आपको हमेशा और हमेशा 2 से भाज्य आ रहा है, तो लिखेंगे तो 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है, यानी 2 पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, भाज्य होता है। तो इसको आप सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल देखो आपको 2 संख्या, पहली संख्या n और दूसरी n+1, फिर क्या इसका गुणा का है सवाल के अंदर, देखो गुणनफल तो दोनों का गुणा कर लिया। अब आपको 1 और 2, 1 2 मान रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा हमेशा ही 2 का भाग जाता है, क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है, 6 में जाता है, 12 में जाता है, तो इसमें संख्या भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उसमें हमेशा क्या है, 2 से भाज्य है, मतलब 2 का भाग जाता है। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था, इसको भी आप लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये दिया हुआ है, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस तरह के सवाल आपको कंपटीशन में भी देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है। आपको दिया हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल कर्ण से 5 तथा 7 आता है। यानी ऐसी संख्या सोचनी है जिसका क्या इसके अंदर भाग दे और इसके अंदर भाग दे, तो शेषफल 5 और 7 आना चाहिए। तो देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को करना है, जो संख्या दे रखी है 2053, इसमें से आपको देखो कितना शेषफल 5 बचना चाहिए, तो इसमें से 5 घटा दो। क्या करो, 5 घटा दे, तो 5 घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2048। और दूसरी संख्या क्या है, वो है 967, इसमें से क्या घटाना है, 7 घटाना है, तो ये आ जाएगा 907। आपको दो संख्या दे रखी है, एक 2053, एक 967, इसमें से 5 घटाना है और दूसरी में से 7 घटाना है, ठीक है, क्योंकि ये शेषफल बचना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसमें से घटा देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं HCF।
तो देखो पहले निकालते हैं 2048 का, तो इसको एवरेज गुणनखंड करने पड़ेंगे, चाहे आप भाग विधि से कर लो चाहे इस विधि से कर लो। इसमें 2 का भाग देंगे तो अब आएगा 1024, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 512, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा आपका 256, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 64, इसमें 2 का भाग देंगे तो आएगा 32। तो इस तरह से है ये। दूसरा इसका और कर लेते हैं 960 का, 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 480, फिर 2 का भाग देंगे तो 240, फिर 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 120, फिर 2 का भाग देंगे तो आएगा 60, फिर 2 का भाग देंगे तो 30, फिर 2 का भाग देंगे तो 15, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। यानी आपने क्या किया है, यहां से दोनों के निकाल लिए, एक था 2048 और एक था 960। तो इसको देखो कितनी है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर इसको लिख सकते हैं 11, 2 की पावर 11। और इसको देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5, दोनों का एचसीएफ निकालना है, दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। जब आपसे कहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जिससे विभाजित करने पर इनका शेषफल ये बचे या विभाजित कौन सी संख्या से होगा, तो आपको एचसीएफ निकालना है। देखो इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है कि वो घात जो संख्या कॉमन है उसकी छोटी घात, तो ये भी 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 6 बार है, इसमें 11 बार है, तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 6 का मतलब होता है अपने 128। कैसे आया, देखो 2 को 6 बार गुना करो, ये 6 बार लिखिए, इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आएगा 128 नहीं, कितना आएगा 64। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 64। अतः वह संख्या 64, या लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे विभाजित करने पर ये शेषफल बचता है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 64। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको दिया व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये क्या है, भाज्य संख्या। तो पहली संख्या लेते हैं अपन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहां देखें तो अपने 13 दोनों में क्या आ रहा है, देखो ये एक पूरी संख्या है और दूसरा पद ये है, तो इसमें से अपन 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ 7 इंटू 11 बचेगा और यहाँ प्लस 1, यानी दोनों में से एक क्या आ रहा है, कॉमन गुणनखंड आ रहा है, यानी इसका एक गुणनखंड क्या है, 13 है। तो लिखेंगे अतः इसका एक गुणनखंड 13 है, तो यह एक भाज्य संख्या है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या। दूसरी संख्या लेते हैं, देखो दूसरी संख्या क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो सेम वैसे ही हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो यहाँ पर 5 इसमें से कॉमन ले लिया, तो 5 नहीं है, इसमें से भी 5 कॉमन ले लिया, तो इसका भी लिखेंगे अतः इसका एक गुणनखंड 5 है, तो यह भी एक भाज्य संख्या है, यह भी क्या है, एक भाज्य संख्या। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी दो संख्याओं में से या कोई संख्या में से अपना कॉमन गुणनखंड ले सकते हैं, तो इसका मतलब वो उसी से भाज्य है।
तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार ये दी गई दोनों संख्या, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, दोनों ही क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये दो संख्या अलग अलग थी, ध्यान रखना, दोनों कोई अलग अलग संख्याओं को सिद्ध करना था कि ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, तो ये दोनों ही क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। इस तरह के सवाल फिर से कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आने के इस बार चांसेस ज्यादा है। तो देखो आपको क्या दिया है, यदि दो संख्याएं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, यानी एचसीएफ इनका 9 है, तो आपको लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको क्या दिया है, दो संख्याएं, यानी एक मान लेते हैं a बराबर 306 और b बराबर अपन मान लेते हैं 657, ठीक है, और इनका एचसीएफ आपको दे रखा है 9। अपन जानते हैं सूत्र क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा, यानी दोनों संख्याओं की गुणा किसके बराबर होती है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो मान रख देते हैं, देखो ये है 306 इंटू 657 बराबर 9 इंटू एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मान निकालना, तो 9 को इधर लाएंगे तो भाग में, तो ये आ जाएगा 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब इसमें देख लो, 9 में जिसके भी संख्या से भाग जा रहा है उसका भाग दे दो। तो देखो 9 का भाग करने का तरीका क्या होता है, संख्या को जोड़ के देख लो, अगर उसमें 9 का भाग जा रहा है तो 9 का भाग जाएगा। देखो 6 और 11 और 7 कितने होते हैं, 18, तो देखो इसमें 9 का भाग जाएगा पूरा पूरा, 7 में होता है 63 और 9 3 27 यानी 73 बार। तो इसका देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसकी गुणा कर लेते हैं अपन, 306 और 73 की गुणा कर लेते हैं, 306 की गुणा कर लेते हैं 73 से, तो 6 3 18, ये आ जाएगा 9, 6 7 42, 7 3 21, ये आ जाएगा 8 3 3 2 2, तो 22,338, ये आ जाएगा 22,338। देखो आपको क्या करना होता है, सिर्फ अगर दो संख्याओं का, ये आपको देखो ये मेन सूत्र है, याद रखना, इसमें आपको क्या है, तीन चीज दी होती है, एक चीज पूछ लेता है, चाहे दो संख्याएं दे दे, कभी कभी दोनों संख्याओं की गुणा करा के पहले ही दे देता है, जैसे अपने पीछे प्रश्नावली में सवाल किया था। और एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात करना है उसको वहां रखो, बाकी को उसके साथ में हटा दो, यानी उसके पीछे भेज दो, नीचे भाग में चला जाएगा, और फिर अपन इसका सिंपल सा निकाल सकते हैं। तो ये अपना क्या गया, इसका एलसीएम। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और आपको इसको समझने में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक आयताकार बरामदा 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा, यानी 18 मीटर 18.72 मीटर कह सकते हैं, या 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें समान विभव वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है, यानी वर्गाकार टाइलें इसके अंदर लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है और साथ में न्यूनतम संख्या टाइलों की ज्ञात करनी है। तो देखो पहले अपन लिख लेते हैं बरामदे की लंबाई, ध्यान देंगे यहां पर कितना है, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 18 मीटर का मतलब 1800 सेंटीमीटर और ये हो गया ये, तो यानी इसको लिख दिया 1872 सेंटीमीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, पूरे को जो पूरी लंबाई थी उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। वही है बरामदे की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो आप इसी को ही करेंगे, देखो 13 मीटर में 1300 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1300 और ये 20 सेंटीमीटर जोड़ दिया तो 1300 कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसका और इसका दोनों का निकालना आपको एचसीएफ निकालेंगे तो अपने एक टाइल का साइज आ जाएगा, एक टाइल का कितना साइज लेना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका देखो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, आप पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 1872 में 2 का भाग देते हैं तो 9 3 6, फिर 2 का भाग देते हैं 4 6 8, फिर 2 का भाग देते हैं 2 3 4, फिर 2 का भाग देते हैं तो 1 1 7। अब 117 में किसका भाग जाएगा, 13 का, सॉरी 3 का भाग जाएगा इसके अंदर,
3 का आएगा तो कितना जाएगा 3 3 9, फिर 3 का भाग जाएगा तो 13, अब भाग देंगे 13 का तो आएगा 1। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1872 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। वही बात करें अपन अगली संख्या की तो वो संख्या है 1320। इसका करते हैं तो 1320 का गुणनखंड करेंगे तो 2 6 6 0, फिर 2 का भाग देंगे तो 3 3 0, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 6 5 165, फिर 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर 5 का भाग देंगे तो 11, फिर 11 का भाग देंगे तो 1। अब देखो इसके अंदर आया दूसरी संख्या है अपनी 1320। 1320 में 2 कितनी बार आया है 3 बार, 2 आया है 3 बार, 3 कितनी बार आया है 1 बार 3 आया है, 1 बार 5 आया और 1 बार 11 आया है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं पर HCF। तो देखो HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा जो कॉमन देखो क्या आ रहा है 2 की घात कितनी आ रहा है 3 इसमें 4 इसमें, तो 2 की घात कम लेते हैं, फिर 3 एक बार इसमें आ रहा है तो 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो इसका HCF कितना आ गया 24। यानी टाइल का साइज कितना होगा 24। ठीक है, अब अपने को निकालिए टाइलों की संख्या। तो ये था जो टाइल का साइज है वो हो गया 24 यानी। अब आपको निकालना है टाइलों की संख्या। ध्यान देंगे टाइलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, आयताकार उसका क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बटे आयत का इसका टाइल का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। देखो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार था तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है 1872 और चौड़ाई है 1320। आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। वही टाइल क्या है वर्गाकार टाइल है, देखो लिखा हुआ था वर्गाकार टाइल, तो वर्गाकार टाइल यानी एक टाइल की लंबाई 24 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा इंटू भुजा, तो यानी 24 इंटू 24। इसको काट देते हैं अपने, जिस फाड़े से कट रहा है उसको काट देते हैं, तो ये कट रहा है इससे 24 से 12 के फाड़े से काट लेते हैं पहले। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 छके 72, ये 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 8 और 8 88, सॉरी 7 और 8 78। फिर ये काटते हैं 24 से, तो 24 एकम 24, 24 पंजे होता है 120, 120 में बचा 12, ये 55। ठीक है, 55 को 78 से गुणा कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 55 को 78 से गुणा करना है, ध्यान रखना 78 से, तो 8 पंजे 40, 40 और 4 44, इसको करते हैं 7 पंजे 35, ये आ जाएगा 3, 7 पंजे 35 और 3 38, तो ये आ जाएगा 0 9 4 4290। तो ये आ गया अपने पास 4290, यानी इतने टाइलों की अपने को आवश्यकता होगी। देखो आपको सिंपल सा सवाल था, पहले आपको क्या करना है जो बरामदे की लंबाई थी उसको सेंटीमीटर में, क्योंकि पॉइंटों वाला है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, और इसको भी लंबाई और चौड़ाई को सेंटीमीटर में चेंज करना है। फिर उसका निकालना है आपको HCF। HCF निकालने के बाद में आपको क्या करना है, HCF निकाल लिया, फिर टाइलों का साइज आ गया, ये एक टाइल का साइज यानी एक टाइल की जो भुजा है वो 24 है। अब आपको निकालना है टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या निकालने का बरामदे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। बरामदे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई और टाइल का होता है भुजा इंटू भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको लिखकर अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो ये जो सवाल है अनरूट किया है परिमेय संख्या सिद्ध करना, तो ये जो अपने 2.3 प्रश्नावली में बात की थी वहां बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बात की थी। ये देखो दूसरे तरीके वाले सवाल हैं, तो मैं चारों सवालों को एक साथ एक ही सवाल में करवा दूंगा, आपको जब पेपर के अंदर आए तो इसको अलग अलग करना है। देखो चारों सवाल एक ही तरीके के, बस छोटा सा बीच में पक्षांतर करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सारे एक जैसे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना जो भी संख्या दे रखी है यहाँ पे वो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है।
तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। ये क्या है? सहअभाज्य संख्याएं है। सहअभाज्य मतलब आपस में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा। अब देखो यहां पर पहला रखेंगे तो पहला रख लेंगे, ठीक है। फिर आपको पक्षांतर करना है, फिर लास्ट में यहां पर रखेंगे यदि जो भी आएगा यहां पे परिमेय संख्या है तो दूसरी संख्या लिखेंगे b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि एक संख्या लिखेंगे यहां पे अपरिमेय संख्या है, तो हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत थी। अतः एक अपरिमेय संख्या है, जो भी लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। देखो आपको इसको ऐसा का ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ऐसा कैसा आपको आना चाहिए लिखने का। अब देखो सबसे पहले मैं संख्या लेता हूं 5√2 की, ठीक है। तो माना 5√2 एक परिमेय संख्या, इसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे a/b बराबर 5√2। आपको क्या करना है? पक्षांतर करके √ वाली संख्या एक तरफ, बाकी संख्या एक तरफ। तो देखो ये हो जाएगा 5/b बराबर √2। देखो 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो यहां लिखेंगे a/5b परिमेय संख्या, तो इसके सामने क्या √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2, ये जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपने पहले प्रकार के सवाल में सिद्ध किया था। तो हमारी प्रारंभिक कल्पना क्या है? गलत है, और 5√2 एक परिमेय संख्या है। ये देखो इस तरीके से आपको सवाल करना है। अब देखो मान लो अगर ये सवाल आता तो इसको ऐसे लिख देते a/b बराबर 2/√7, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखेंगे a/b, 2 को इधर लाओ तो याद आएगा 1/√7, दोनों तरफ उल्टा कर दो तो 2b/a बराबर √7। तो अब यहां पर ये लिख देंगे और बाकी जगह √7 और लास्ट में संख्या वैसी की वैसी। अगला सवाल देखो, अगर ये आता तो इसको ऐसे कर देते a/b बराबर 3/2√5। तो देखो 3 को भी इधर लाते हैं, 2 को भी, तो 3 को इधर लाएंगे तो इधर भाग में आएगा, 2 ऊपर गुणा में। ये देखो इससे ये ऐसे 2a/3b बराबर 1/√5। √5 ऐसे ही पड़ा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, दोनों तरफ उल्टा कर दो, 3b/2a बराबर सिर्फ √5 आ जाएगा। इसी तरह इसको कर सकते हैं, तो a/b बराबर 4 + √2। अब 4 को इधर लाओ तो a/b - 4 बराबर √2। तो ये सारे के सारे सवाल देखो सिर्फ ये पक्षांतर करने में ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सवाल वैसा का वैसा होगा। अब ये लिखा है तो ये यहां पे ये आ जाएगा इस जगह, ठीक है। और यहां पे ये है तो ये यहां पे और यहां पे ये आ जाएगा। और लास्ट में जो संख्या है ये, तो ये आपको जो लास्ट में वहां पे लिखनी होती है। जो सिद्ध करना था ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा लास्ट में। तो आपको इसी तरह से सवाल करने हैं। आपको इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए, सिर्फ एक अंडरूट वाली संख्या आ जाएगी तो वो पहले प्रकार का सवाल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में गुणा भाग में कोई भी दूसरी संख्या आ रही है तो उसको पक्षांतर वाले तरीके से ही हल करना है, और ये वो तरीका है जिससे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, आप इसके चारों सवाल अलग अलग करके देखिए। अब पेपर में मान लो ये आता है तो आपको सिर्फ यही करना है, यहां से लिखेंगे तो यहां पर ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। और इसको हल करना है, ये देखो इसको पक्षांतर किया है, ठीक है, पूरा हल करेंगे। फिर ये संख्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ चारों नहीं करने, ध्यान रखना जो पेपर में आता है उसी को ही आपको सॉल्व करना है, बाकी नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको
आगे दिक्कत ना आए इस प्रश्नावली में। इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 20वां और अंतिम सवाल। ध्यान से देखिएगा इसको भी। देखो आपको क्या दिया, निम्न परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होंगे उसके बारे में बताना। तो सबसे पहला देखो ये सवाल, तो इसमें क्या करेंगे 34.1 2 3 4 5। आप क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटा सकते हैं। जैसे इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक क्या उतने ही जीरो लगाने हैं जितने पॉइंट के बाद संख्या है। तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब पॉइंट हट गया है और सीधा 10 की घात कितना लिख देंगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो 5। और 10 की घात कैसे बनता है, 2 की घात और 5 की घात से। तो लिखेंगे अतः इस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में है। ये क्या है, 2 की घात m या 5 की घात m। अगर 2 की घात लिखना चाहे तो 2 की घात भी 5 होगी और 5 की घात भी 5 होगी। जितनी 10 की घात बनती है वही घात होती है। अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो ये जो ऊपर बार लगा होता है, बार का मतलब ये जो संख्या आ रही है बार बार यही रिपीट हो रही है। यानी आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से चलता जा रहा है। तो इसका अपन संख्या पे देखो, अपने को पता ही नहीं कितनी संख्या है, पॉइंटों के बाद अनंत संख्या है। तो लिखेंगे इस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है। ठीक है, मतलब 2 की घात m 5 की घात m के अलावा भी कोई दूसरा इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हैं। ये परिमेय संख्या कौन सी है, शांत और ये अशांत। अशांत मतलब जो पॉइंटों में लगातार चलता जाता है। तो जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो 10 की घात के रूप में नहीं हो, जैसे 2 की घात और 5 की घात के रूप में नहीं हो तो वो अशांत होता है और उसको अपन इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तो वो भाग अशांत होता है। और जिसको अपन इसके रूप में व्यक्त कर देते हैं तो ये क्या होता है, शांत। तो ये था आपका 20वां सवाल। इसको भी आप लिख सकते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी दूसरी प्रश्नावली जिसमें अपने 2.4 तक और साथ में विविध प्रश्नमाला पूरी बात कर ली है। तो आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको दूसरी प्रश्नावली पूरी 2.1 से लगाकर विविध तक अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।